अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। 46 बेटा आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कोई एक फीडबैक देता जाए। ओके सर। ओके, थैंक यू। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ओके बेटा, आज का हमारा चैप्टर है और टॉपिक है सप्लायर पार्टनरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सप्लायर्स होते हैं। हम स्पिनिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो स्पिनिंग की अगर बात करते हैं तो हमारे सप्लायर कौन कौन से हो सकते हैं। हमारी मशीनरी सबसे पहले लगती है, उसके सप्लायर हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, उन मटेरियल्स के सप्लायर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके सप्लायर्स हैं। और फाइनली जो कि मेन हमारे सप्लायर्स होते हैं, जो कि कंटिन्यूसली हमारे साथ चलते रहते हैं, वो हमारे पास रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं। हमने एक बार मशीनरी सेटअप लगा लिया, उसकी मेंटेनेंस के लिए मटेरियल्स वो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, लेकिन जो मेनली हमारा काम हो रहा होता है मटेरियल्स के साथ, वो हमारे कन्वर्जन वाले मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम कन्वर्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। स्पिनिंग की अगर बात करें तो मेनली हमारे फाइबर्स उसके मटेरियल्स होते हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मेनली कॉटन के फाइबर्स, उसके अलावा पॉलिएस्टर, विस्कोस और बहुत सारे स्पेशलिटी यार्न्स बनने के लिए फाइबर्स हम मंगवाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक सप्लायर और एक कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन, उनके आपस में रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन एक सप्लायर को किन बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करेगी। कॉटन किसी से लेनी है तो वो किस बेस पे लेगी, या अगर वीविंग वाले हैं तो वो स्पिनर्स को चूज करते हैं यान लेने के लिए, तो वो किस बेस के ऊपर यान को यान के सप्लायर को चूज करते हैं। सॉरी बेटा। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसकी बेस पे सप्लायर सिलेक्ट होता है, वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं, फिर वक्त के साथ साथ कौन सा सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंस गेन करता है और उसको सर्टिफाइड किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हम आज डिस्कस करें। बहुत सिंपल और कह लें कि कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिसको हम रिलेट कर रहे होंगे अपने टॉपिक के साथ। सप्लायर पार्टनरशिप, अगर सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 40 to 60%। तो इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन है रॉ मटेरियल की कॉस्ट का टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इसलिए सप्लायर अच्छा डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ सप्लायर में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। डेफिनेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी रॉ मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हम देखते हैं कॉटन की माइक कितनी है, उसकी फाइबर लेंथ कितनी है, उसकी ब्राइटनेस, येलोनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है यहाँ उसकी क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट स्टेपल हैं, हम कौन से काउंट बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते, लॉन्ग स्टेपल में कौन से बना सकते हैं, हेरीनेस लेवल क्या होगा, फिर डायबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके फाइबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो क्वालिटी फाइबर की जितनी अच्छी होगी, फाइनल प्रोडक्ट यान उतना ही अच्छा बनेगा। या जिस तरह क्वालिटी आपको फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए उसके मुताबिक आप फाइबर को चूज कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली उसके सप्लायर की रिलायबिलिटी भी ज़रूर चाहिए हो। अगर हम टेक्निकली फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनल जो आपका गारमेंट बनता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी फाइबर की क्वालिटी के ऊपर। Customer and supplier have the same goal, end user satisfaction. Therefore, they should work together to maximize their rate of return on investment. तो कस्टमर और सप्लायर का एक ही विजन होता है। आप कस्टमर हैं स्पिनिंग वाले, जिनिंग वाले आपके सप्लायर हैं, या कॉटन ग्रोअर आपके सप्लायर हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का गोल ये है कि जो वीवर को यहाँ जाए वो जो उसकी क्वालिटी रिक्वायर्ड है वही वाला है।
जहाँ से आप शॉर्ट स्टेपल लेते हो, पाकिस्तान से आपने शॉर्ट स्टेपल कॉटन मंगवाई, फिर अमेरिकन कॉटन है या इजिप्शियन कॉटन है या पीमा कॉटन है, उनकी फाइबर लेंथ ज़्यादा होती है। अब दो डिफरेंट टाइप के सप्लायर हैं, पाकिस्तानी भी हैं और फॉरेनर भी हैं, तो आप कौन सा सप्लायर चूज करोगे, डिपेंड्स कि आप किस तरह के कस्टमर को यान प्रोवाइड करोगे। लेकिन एंड गोल सप्लायर का भी यही होगा कि आप जो क्वालिटी आगे प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपने कस्टमर को जो क्वालिटी देना चाहते हैं, सप्लायर भी उसके मुताबिक आपको फाइबर प्रोवाइड करे। मकसद यही है कि उनको इकट्ठे काम करना है ताकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दोनों को मैक्सिमाइज हो। यान सही बनेगा, जो मार्केट की डिमांड है, जो कस्टमर की डिमांड है, उसके मुताबिक सप्लाई होगा तो ही उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा और तब ही विनर जिनर को भी पैसे दे सकेगा। Before 1980, suppliers were chosen on the basis of price only. पहले ये था कि एक जैसी चीजें बन रही हैं तो जो सप्लायर प्राइस कम देता है उसको चूज कर लिया। लेकिन अब आके ट्रेंड चेंज हुआ। अब आके मेनली तीन चीजें, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मेनली तीन चीजें हैं जिसमें से सबसे पहली चीज क्वालिटी देखी जाती है। जो आपने सप्लाईज अपनी लेनी है उनकी क्वालिटीज किस तरह की है। फाइबर लेना है, फाइबर की क्वालिटीज में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे फाइबर लेंथ है, माइक है, उसकी ब्राइटनेस है, येलोनेस है और बहुत सारी चीज़ें, उसमें ट्रैश लेवल कितना है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी में आती हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी देखी जाएगी क्योंकि आपने जो यान बना के आगे सप्लाई करना है, आपने एक सेट क्वालिटी का यान सप्लाई करना है, तो उसके मुताबिक आप फाइबर भी चूज करोगे। तो पहला पॉइंट क्वालिटी। आपको एक ही क्वालिटी का फाइबर बहुत सारे सप्लायर दे रहे हैं तो फिर आप किस बेस पे चूज करोगे उनमें से, तो आपका सेकंड क्राइटेरिया होगा प्राइस, कि उनमें से प्राइस उसी क्वालिटी की कम कौन देगा, इसकी बेस पे आपने चूज कर लिया। फिर आपको सेम क्वालिटी सेम प्राइस बहुत सारों से मिल रही है, नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज योर ऑन टाइम डिलीवरी। अगर आपका सप्लायर आपको तब वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जब आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपके लिए बेटर सप्लायर है। तो आप बाकी सारी सेम क्वालिटी और प्राइस वाले सप्लायर को छोड़ के उसके पास जाओगे जो आपको ऑन टाइम डिलीवरी कर रहा है। अगर इसमें रूल देखा जाए जस्ट इन टाइम का, उसको हम डिस्कस ब्रीफली करेंगे कि जब आपको रिक्वायर्ड है तब आपको मटेरियल मिले, जब जितना चाहिए उतना मिले। वैसे स्पिनिंग में अभी तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई, पूरे साल का स्टॉक हम रखते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पैसे हम कंज्यूम करके वो कॉटन रख लेते हैं। तो अच्छा सप्लायर उसको समझा जाता है जो कि जस्ट इन टाइम आपको सप्लाई करे। जब आपको चाहिए कि वो आपको एक दिन के अंदर 100 बेल्स लगानी है अपने ब्लो रूम में, तो एक दिन में 100 बेल्स ही आपके पास पहुंचे, आपके पास इन्वेंट्री हो ही ना, सबसे बेस्ट वो वाला सप्लाई। जबकि स्पिनिंग में ये चीज़ नहीं, बहुत सारी और प्रोडक्शंस ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा रही है। Deming said that the customers should stop awarding contracts on the basis of price only. Deming की फिलोसफी हमने पढ़ी थी, ये उसी की है कि सिर्फ प्राइस की बेस पे सप्लायर को सिलेक्ट नहीं करना है। He further said that price has no basis without quality. अगर क्वालिटी नहीं है आपकी प्रोडक्ट के अंदर तो प्राइस का कम लेना वो कोई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसकी कोई बेसिस नहीं। बेटा जस्ट अ मिनट। जी, जस्ट इन टाइम, continuous productivity improvement and continuous quality improvement have also pushed the suppliers to improve the quality. अब क्वालिटी कैसे improve होगी, प्राइस कैसे कम होगी, जस्ट इन टाइम, कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की एफर्ट से। जो सप्लायर इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं वो अच्छी क्वालिटी और बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स। कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप।
Dr. Ishikawa suggested 10 principles to ensure quality products and services, along with elimination of unsatisfactory conditions between supplier and customer. जो अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस हैं उनको दूर किया जाए, उसके अलावा बाकी ये चीज़ें हैं जो कि एक सप्लायर और एक कस्टमर के बीच में होनी चाहिए। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। देखो, कस्टमर और सप्लायर दोनों ही फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यान सही बन के नहीं जा रहा तो उसमें सिर्फ स्पिनिंग का कसूर नहीं हो सकता, उसके अंदर सप्लायर का कसूर भी हो सकता है। सपोज डाई का शेड आ रहा है, प्रोसेसिंग से ये कंप्लेंट आती है, तो किसको देखा जाएगा? क्या यान वाले को देखा जाएगा? हो सकता है काउंट की वेरिएशन हो, उससे डाई वेरिएशन आ रही, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसमें फाइबर की मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। लॉट्स या बेल्स जो हैं उनकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है, एक ही रीजन की बेल्स नहीं है, उसमें डिफरेंट रीजन्स की बेल्स मिक्स की गई है, या पहले जो रेशो बनाई थी वो रेशो नहीं है, वो डिफरेंट रेशो है, तो उसकी बेस के ऊपर शेड की वेरिएशन आ, स्ट्रेंथ नहीं है यान के अंदर उतनी जितनी वीवर को चाहिए। तो सिर्फ स्पिनिंग की एक लिमिट्स है जो कि फाइबर की लेंथ पे डिपेंड करती है। इतनी फाइबर लेंथ होगी तो इतने काउंट का, इतनी स्ट्रेंथ का यान बना सकते हैं। अगर उससे कम फाइबर लेंथ होगी तो उतनी स्ट्रेंथ का यान नहीं बनेगा। और ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव करनी है, क्योंकि हमने टीपीआई दे के ट्विस्ट दे के उसमें स्ट्रेंथ अचीव करनी है। जब शॉर्ट फाइबर है तो उतना ट्विस्ट हम नहीं दे सकते, जितना लॉन्ग फाइबर हम जितना चाहें ट्विस्ट दे सकते हैं। तो ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी प्रोडक्शन कैसी है, आप कैसी प्रोडक्ट, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मटेरियल्स किस तरह के। तो जो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कि आपकी सप्लाईज किस तरह की। बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, फाइबर ग्रोअर अपना कर रहा है, स्पिनर अपना कर रहा है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उस इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोवाइड किए गए उसके मुताबिक सप्लाईज आनी चाहिए। Customer has the responsibility to share clear and concise information about the requirements of the product. ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब कॉटन मंगवाता है तो वो बताए, जो उसके ब्रोकर्स हैं या जो भी हैं, मुझे ये वाली क्वालिटी चाहिए, उसमें फाइबर लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी माइक इतनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो एक अपनी लिमिट्स बताए, इनके अंदर रहते हुए मुझे ये वाली कॉटन चाहिए, वो उसके मुताबिक उसको प्रोवाइड करें। जब तक क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आपको आपके मटेरियल्स क्लियर और कंसाइज नहीं मिलेंगे। आपके सप्लायर को नहीं पता होगा रिक्वायरमेंट क्या है, वो जो भी चीज़ उसके हाथ में आएगी वो दे देगा। आप कहें पाकिस्तानी कॉटन दे दो, वो सारी की सारी पाकिस्तानी दे देगा, बट इट इज़ नॉट मेंशन कि वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए, किस रीजन की होनी चाहिए। तो ये कस्टमर पे है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइजली बताए। Both should enter into a non-adversarial contract with respect to quality, quantity, price, delivery, and terms of payment. Non-adversarial contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा बिजनेस जिसमें दोनों एक दूसरे की जीत के लिए काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो कि मैं जीतूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरे कस्टमर को भी प्रॉफिट होगा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर और कस्टमर को डेवलप करना चाहिए। वो कैसे डेवलप होता है? विद टाइम कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर्स को डिटेल के साथ बताता है, मुझे ये रिक्वायर्ड है, मेरी मशीनरी सेटअप ये है, मैं इस तरह की यान की क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके मुताबिक मुझे इस तरह के फाइबर चाहिए। टाइम के साथ साथ उस सप्लायर को इसकी नो हो जाती है, तो वो सप्लायर फिर उसके मुताबिक अपनी चीज़ें उसको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये नॉन एडवर्सरियल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह टाइम के साथ डेवलप होता है। Supplier is responsible for providing the quality that will satisfy the customer. जब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंसाइज और क्लियर बताए, तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मटेरियल्स प्रोवाइड करें। बोथ शुड डिसाइड द मेथड टू एवेल्युएट द क्वालिटी। क्वालिटी कैसे मेजर करनी है? शर्ले एनालाइजर के ऊपर ट्रैश चेक करना है, माइक कैसे चेक करनी है, फाइबर लेंथ कैसे चेक करनी है। कुछ सेट स्टैंडर्ड मेथड जैसे ESTM है या ISO के कुछ
डिफाइंड मेथड्स हैं, तो किसी एक मेथड पे सप्लायर और कस्टमर का अग्री होना जरूरी है, सो दैट कभी भी कोई इशू आए तो उसके ऊपर चेक किया जाए उसको, जिसपे दोनों अग्रीड हो। और दोनों के जो क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम है वो एक ही मेथड से क्वालिटी मेजर कर रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंसेस जो आएंगे उसके फिर नेगोशिएशन नहीं हो पाए। इन द कॉन्ट्रैक्ट establish a method by which they can reach a friendly settlement of any dispute। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होना चाहिए कि जब भी कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसको कैसे हल करें। जब लॉन्ग टर्म चलते हैं किसी भी सप्लायर के साथ तो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमारी टेक्सटाइल की रूटीन है, किसी से कंप्लेंट आई है, जैसे वीवर ने कंप्लेंट की है तो स्पिनर फिर वहाँ पे जाता है, उसको चेक करता है, अपनी उनको साथ मिला के सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब हमें इशू आएगा तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करें। सपोज दो बंदे इधर के दो बंदे उधर के बैठ जाएंगे, या प्रोडक्शन फ्लोर पे वीविंग के प्रोडक्शन फ्लोर पे आके देख लेंगे, या स्पिनिंग के प्रोडक्शन फ्लोर पे आके देख लेंगे किस तरह से बन रहा है, या तो उसको फिर रिजॉल्व करेंगे, रूट कॉज फाइंड करके उसका रेजोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये मेथड पहले से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाना चाहिए कि हाँ हम इस तरह से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। Both should continually exchange information to improve the quality। एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, जैसे मैंने पहले बताया कि कस्टमर अपने सप्लायर को डिटेल से बताता रहे, मैं इस तरह की क्वालिटी चाहता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, ये वाला फाइबर ऐसे इम्पैक्ट करता है, अगर लॉन्गर स्टेपल में चलाऊँ तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर उसको बताता रहे और सप्लायर अपने कस्टमर को बताता रहे। अगर स्पिनिंग से हट के हम बात करें, सपोज वीवर है, वीवर एक आपको डिमांड देता है, आप सप्लायर हैं उसके, तो आपने उसके साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी। यू शुड टेल कि जो वीवर की रिक्वायरमेंट है वो बन रही है, कब कितनी प्रोडक्शन चाहिए उसके मुताबिक हमारा स्टेटस क्लियर है, हम इस वक्त तक प्रोवाइड कर देंगे, या कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पावर फेलियर आ गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, मटेरियल सही नहीं हुआ, अकाउंट में वेरिएशन आ गई, तो उसको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो ताकि वो भी अपने जो प्रोडक्शन सेटअप्स हैं जो अपने आगे कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दे, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर उनको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। बोथ शुड परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज टुगेदर। ये बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको इकट्ठे परफॉर्म करनी चाहिए, इससे आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दोनों सप्लायर और कस्टमर का बनता है। बोथ शुड हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंड यूजर। एट द एंड क्या है, एंड यूजर को सेटिस्फाई करें, फिर ही आपको रेवेन्यू मिलेगा। जब एंड यूजर है, कंज्यूमर है, जो गारमेंट पहनता है, वो जब गारमेंट पहनेगा तो पैसे देगा, तो जितनी भी मेहनत हुई है वो मेहनत सबकी फिर पूरी होगी, जितना जितना जिसका शेयर है वो उसमें से लेगा। पार्टनरिंग या रिलेशनशिप, या एक दूसरे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, कस्टमर और सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन का आपस में रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। हम चूंकि कस्टमर और सप्लायर का डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कस्टमर और सप्लायर के दरमियान में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। Purpose is to achieve specific goals and objectives by maximizing the effectiveness of each partner's resources। अचीव करने हैं गोल्स, मेनली कौन से गोल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो फाइनल एंड कंज्यूमर है उसको सेटिस्फाई करना, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करना, बाय मैक्सिमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच पार्टनर रिसोर्स। जिसने जिस सप्लायर ने जिस तरह का सेटअप लगाया उससे उस तरह की डिमांड की जाए, वो चीज़ उससे बनवाई जाए, वो उसके रिसोर्स की इफेक्टिवनेस है। एक स्पिनर है, उसके पास रोटर लगा हुआ है, उससे बड़ी हाई क्वालिटी का यान अगर डिमांड किया जाए तो वो उसके रिसोर्स की इफेक्टिवनेस नहीं। इसी तरह से रिंग फ्रेम में बहुत फाइन काउंट बना सकता है, उसके पास फाइन लॉन्गर स्टेपल फाइबर्स भी हैं, तो अगर उसको ये डिमांड दी जाए कि वो फाइनल क्वालिटी का यान प्रोवाइड करे तो वो अपने रिसोर्सेज को मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ कर रहा हो। तो एक दूसरे के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करें, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी आपकी बेटर होगी और एंड यूजर आपका सेटिस्फाई होगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप आर ट्रस्ट, डेडिकेशन टू कॉमन गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पार्टनर। बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट हो, कॉमन गोल्स जो हैं, एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, उसकी तरफ डेडिकेटेड हो और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करें।
There are three key elements in partnership: long-term commitment, trust, and shared vision. कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, एक सप्लायर है उसके साल हर साल उसके से सप्लाईज अपनी ली जाए, ट्रस्ट हो बीच में, कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना हो कि मेरा डेटा कहीं पे लीक आउट कर देगा, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, और विजन एक दूसरे के साथ शेयर होने चाहिए। अपनी अपनी कंपनी का जो कस्टमर है वो अपना विजन बताए कि एट द एंड मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, तो सप्लायर भी इसको अंडरस्टैंड करता है, उसके मुताबिक फिर अपनी सप्लाईज प्रोवाइड करता है। इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बेनिफिट्स और नॉट अचीव्ड क्विकली, टाइम लगता है ना। जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनती है तो उसके बेनिफिट आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होते हैं। शुरू में सप्लायर और कस्टमर को एक दूसरे का क्लियर आइडिया नहीं होता, वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर सप्लायर उसके ऊपर अपनी प्रोडक्शन को, अपनी सप्लाईज को स्मूथ कर लेता है कि इस सप्लायर को, इस कस्टमर को यही चीज़ें चाहिए, ऐसी चाहिए, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, इस पैरामीटर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कुछ वीवर होते हैं कहते हैं हमें स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, हमारी धूम नहीं रुकनी चाहिए। कुछ होते कहते हैं हमें हेरीनेस अब कम चाहिए, हम इस तरह की क्वालिटी का फैब्रिक बनाते हैं। तो वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सप्लायर अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज़ें मैंने इसको देनी है, तो वो टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है। प्रॉब्लम्स नीड टाइम, जब आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उनके सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए और फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। प्रोसेसेस नीड कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, जो आपके प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं या दूसरे प्रोसेसेस, उनको इम्प्रूव करने के लिए कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट उसके लिए चाहिए होती है कि जब कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसके मुताबिक अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना, उसके लिए आपको साथ साथ काम करता रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स विद इट्स यूनिक स्ट्रेंथ्स, जो भी एक कस्टमर के बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं, तो हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। तो फाइन क्वालिटी ज्ञान प्रोवाइड करता है, कोई कोर्सर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कोई है कि कहते हैं कि उसकी कभी भी कंप्लेंट नहीं आती वीवर से, तो वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है हर सप्लायर की। तो उन सप्लायर की उन स्ट्रेंथ के ऊपर उनसे डिमांड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रेंथ्स आर इनसफिशिएंट। एक सप्लायर है, वो अपने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, उसको पता है इतनी क्वालिटी, इस क्वालिटी का यान मैं अपने एग्जिस्टिंग सेटअप में नहीं बना सकता। या कह लें कि एक वीवर है या एक निटिंग वाला है, उसके पास जो मशीन लगी हुई है वो उस गारमेंट बनाने के लिए निट या वीव नहीं कर रही सकते, उसको एक नई लूम लेनी है, उसको एक नई निटिंग मशीन लेनी है, तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो तब करेगा जब उसकी अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके सो दैट उसकी जो सप्लाईज है वो उसको चलती रहे, उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलना शुरू हो जाए और लॉन्ग टर्म उसके ऊपर मिलता है। जैसे अभी है MBS लग रही है, तो MBS की डिमांड आ रही है, कोई कस्टमर डिमांड करता है, तो जो मिल वाले हैं, स्पिनिंग वाले अच्छे सेटअप्स हैं, वो MBS के यूनिट्स लगाना शुरू हो गए कि हाँ अब इसकी डिमांड आने लग गई है, हमारे सब कस्टमर ने कहा है कि ये चीज़ हमें प्रोवाइड करो, तो वो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म हमने इसमें चलना। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है? नॉन एडवर्सरियल रिलेशनशिप, एज वी ऑलरेडी डिस्कस के दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की विन विन सिचुएशन के लिए काम करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक दूसरे को बताते हैं अपने सेटअप के बारे में, अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अपनी डेडलाइंस के बारे में, सारा कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रिसोर्सेज में आल्सो भी शेयर्ड, कि दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्स भी शेयर करें। हो सकता है कि वीविंग वाले को एक स्पेशल यान चाहिए, वो कहता है ये वाला रिसोर्स मुझे ही डेडिकेट कर दो, ये रिंग फ्रेम मेरी ही चले, अपने रिसोर्स उसको डेडिकेट कर। तो ट्रस्ट होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, तब ये वाली चीज अचीव होगी। शेयर्ड विजन, कॉमन गोल इज टू सेटिस्फाई द फाइनल कस्टमर। तो विजन जब कस्टमर अपना शेयर करेगा तो उसका मतलब यही है कि जो एंड यूजर है उसने उसको सेटिस्फाई करना इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द विजन। तो वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करेगा, तो ये कॉमन गोल होगा दोनों के। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द गोल्स कॉमन,
A few of them may be common, others may be different, क्योंकि different setup हैं। एक कस्टमर के डिफरेंट सप्लायर्स भी हैं और एक सप्लायर के डिफरेंट कस्टमर्स भी हैं, तो इसलिए उन सबके सारे गोल्स कॉमन नहीं हो सकते, कुछ गोल कॉमन होंगे, कुछ कॉमन नहीं। कॉमन गोल इंश्योर द कॉमन डायरेक्शन एंड कंसोलिडेटेड एफर्ट। जो कॉमन गोल होंगे उसके लिए दोनों इकट्ठे काम करें। सोर्सिंग, 3 टाइप्स ऑफ सोर्सिंग: सोल सोर्स, सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल सोर्स। इनमें डिफरेंस क्या है? जब आप अपनी सप्लाईज मंगवाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइटम मंगवाते हैं, सपोज आप कॉटन मंगवाते हैं, तो उसके सोल सोर्स का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर या जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ तक आपकी अप्रोच है, उसके अंदर वही एक है जो ये प्रोवाइड करे। आपको एक स्पेसिफिक तरह का फाइबर चाहिए जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री बनाती है, या चाइना में एक ही सप्लायर है उसका, दैट इज द सोल सोर्स, कि आपने उससे ही उसको परचेज कर। देन सिंगल सोर्स, कि एक से ज्यादा सोर्सेज हैं लेकिन आप उनमें से सिर्फ एक से ही लेते हैं, दैट इज सिंगल सोर्स। एंड मल्टीपल सोर्स, आप एक से ज्यादा सप्लायर से एक चीज ले रहे हो, एक ही फाइबर आप 2-3 सप्लायर, 4-5 सप्लायर से आप परचेज कर रहे हो, दैट इज मल्टीपल सोर्स। जो अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, अगर सोल सोर्स का नहीं है कि एक ही नहीं बना रहा, उसकी मोनोपोली नहीं है, तो 3 सप्लायर चूज करने चाहिए किसी भी एक टाइप ऑफ सप्लाई के लिए। उनका भी शेयर होता है, फिर वक्त के साथ साथ उनकी शेयर चेंज होते जाते हैं। किसी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाती है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं, उसका शेयर ज़्यादा हो जाता है। सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर को किन बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए जब आप सप्लायर को सिलेक्ट करें। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर नोज मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका सप्लायर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को समझता है, उसको पता है कि ये किस तरह की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, किस तरह की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनके सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके मुताबिक फिर वो आपको सही चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो आपके सप्लायर को आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी का पता होना चाहिए। स्टेबल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सप्लायर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, तो उसका अपना सप्लायर का मैनेजमेंट सिस्टम स्टेबल है कि कल को वो कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाएगी, आपकी सप्लाईज नहीं रुक जाएंगी जिसके ऊपर आपने बहुत सारा इन्वेस्ट करके मशीनें लगाई हुई हैं, फिर आप डिफरेंट सप्लायर ढूंढने जाओ, आपकी अपनी प्रोडक्शन रुक जाए, आपके अपने कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह के सप्लायर चूज नहीं करने, वो चूज करने हैं जिनका अपना मैनेजमेंट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है। सप्लायर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। वक्त के साथ जो नई चीज़ें आती हैं वो उनको अडॉप्ट करता है, क्योंकि वक्त के साथ स्पिनर के कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी, एक वीवर के कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलेंगी, तो वीवर का जो सप्लायर है उसके पास भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक स्पिनर के पास भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहा हो, ताकि मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डिफरेंट डिमांड की जा रही है, उसके लिए डिफरेंट यान डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनना है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उन सेटअप्स को अडॉप्ट कर सके। सप्लायर कैन सप्लाई मटेरियल मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, बड़ा बुनियादी पॉइंट है कि वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही हैं, वो चीज़ें वो प्रोवाइड करें। सप्लायर हैज़ कैपेबिलिटी टू मीट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ये होनी चाहिए कि उसके पास इतना सेटअप हो जितनी प्रोडक्शन की डिमांड है वो आपको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर वो सारी प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता तो एक सप्लायर आप चूज करोगे, फिर दूसरा सप्लायर चूज करोगे, तो सबसे आप लोगे तो आपकी अपनी प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहेगी। देयर इज नो डेंजर ऑफ सप्लायर ब्रीचिंग कॉर्पोरेट सीक्रेट्स, कि जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहो, अपनी नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सप्लायर के साथ शेयर करो, तो वो उसको ब्रीच ना करे, वो किसी को ना बताए कि इनका सेटअप किस तरह का है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस कस्टमर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे सप्लाईज देते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखें कि वो आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखें। द सप्लायर इज इजीली एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रेफर यही करना चाहिए जहाँ पे कम से कम ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो और जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला ना हो, वो सप्लायर एक्सेसिबल हो, उसको चूज करना चाहिए, और उसके साथ कम्युनिकेशन का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप उससे
कोई किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करें वो अवेलेबल हो, आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो वो आपको प्रोवाइड करें। द सप्लायर इज सिंसियर इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंसियर है। द सप्लायर हैज़ एन इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। उसका अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, उसकी लैब्स बनी हुई हैं, वो अपने हर डिपार्टमेंट के मटेरियल्स को चेक करता है। सपोज लीवर के सप्लायर हैं स्पिनर, तो वो कार्ड के बाद जो स्लाइबर आता है, ड्राइंग के बाद जो आता है, उनको चेक कर रहे होते हैं। जो रोविंग आती है उसके काउंट को चेक कर रहे होते हैं। यान की फिर बहुत सारी टेस्टिंग होती है, तो वो खुद से अपने सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करते हैं। पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उनके पास होता है। तो इस तरह के सप्लायर सेलेक्ट करें जिनके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपना मौजूद हो, सो दैट वो जब अपनी फाइनल प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, वो खुद से चेक कर लें कि हाँ ये रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है। The supplier has a track record of customer satisfaction and organization credibility. सप्लायर का अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ऑलरेडी उससे जो पहले कस्टमर सप्लाईज ले रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड है। These conditions go beyond evaluating a supplier on the basis of quality, price and delivery. Means इन सब का ताल्लुक इन चीज़ों के ऊपर है कि वो सप्लायर क्वालिटी, प्राइस और ऑन टाइम डिलीवरी में किस तरह से। तो ये कुछ सप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने पढ़ी किन बेसिस के ऊपर उनको चूज करना चाहिए। सप्लायर सर्टिफिकेशन, एक सप्लायर को हम सर्टिफाई क्यों करते हैं? सर्टिफिकेशन का मतलब है उस पर हमने ट्रस्ट कर लिया है, अब हम कहते हैं इससे लॉन्ग टर्म हमने सप्लाईज लेंगे। तो सर्टिफिकेशन कब की जाए, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हों या कौन से स्टैंडर्ड्स को सप्लायर मीट कर ले तो फिर उसको सर्टिफाई किया जाए। ASQ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया। पहला, customer and supplier shall have agreed on specifications which are mutually developed, justifiable and not ambiguous. कि कस्टमर और सप्लायर दोनों एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर अग्रीड। बेटा ये किसी का माइक ऑन है, इसको प्लीज बंद कर। सप्लायर shall have no product related lot rejection for a significant period of time. जो जिस सप्लायर को आप सर्टिफाई करने जा रहे हैं, बेटा ये किसी का माइक ऑन है, इसको बंद कर रहे हैं, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। 007, तो हम बात कर रहे थे सप्लायर सर्टिफिकेशन की। सप्लायर shall have no product related lot rejection for a significant period of time. कि सप्लायर ने आपको जो सप्लाईज दी हैं, जो मटेरियल्स दिए हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, सपोज 1 साल के लिए, उसकी कोई लॉट रिजेक्ट नहीं हुई, तो वो कैपेबल है, एलिजिबल है कि आप उसको सर्टिफाई करें। सप्लायर सप्लायर shall have no non-product related rejections for a stated period of time. नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड मीन्स वो मटेरियल्स में नहीं है, वो सप्लाईज में नहीं, हो सकता है वो टाइमली डिलीवर नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ लिखी उस तरह से उसको नहीं किया गया, तो ये नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड वायलेशन है जिसकी वजह से लॉट रिजेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। सप्लाई शैल हैव नो नेगेटिव नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। कोई नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड नेगेटिव कोई उसकी कंप्लेंट नहीं है। सपोज उसने कोई आपका सीक्रेट कंपनी का किसी को दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ लिखी हुई उसको वायलेट कर दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, कमिटमेंट ऑन नहीं की, इस तरह की कोई चीज़ है तो नहीं हुई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो आप उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए एलिजिबल करते हो। सप्लाई शैल हैव अ फुली डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम। उसको उस सर्टिफिकेशन से मिली हुई है, जैसे ISO है वो सर्टिफाई करती है, तो आपका सप्लायर किसी ना किसी कोई ना कोई उसने सर्टिफिकेशन ली हुई है क्वालिटी के लिए या अपने प्रोसेस के लिए। सप्लायर शैल हैव सक्सेसफुली पास्ड एन ऑन साइट सिस्टम एवेल्यूएशन। आप अपने सप्लायर को विजिट करते हो,
उसके सेटअप को देखते हो, उसके प्रोडक्शन सिस्टम को देखते हो और उसको वैल्यूएट करते हो और आपने उसको पास कर दिया। सप्लायर must make inspections and tests, laboratory results and SPC are used. कि सप्लायर खुद से अपनी इंस्पेक्शंस कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यूज कर रहा है, मींस बहुत सारी रिपोर्ट्स वो लेता है, उसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को चेक करता है कि मेरी क्वालिटी प्रोसेस की और प्रोडक्ट किस तरह की है, खुद से उसके पास ये सिस्टम है। सप्लायर शैल हैव द एबिलिटी टू टाइमली प्रोवाइड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट डेटा। कस्टमर को जब कभी चाहिए कि वो टेस्ट डेटा उसको प्रोवाइड किया जाए तो वो उसको प्रोवाइड करे, उसको प्रोवाइड करने की एबिलिटी हो, उसका अपना जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो चीज़ें टाइमली प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर सप्लायर में लॉन्ग टर्म ये चीज़ें हों तो उसको सर्टिफाई किया जा सकता है। ओकेजनली इट मे बी नेसेसरी टू डीसर्टिफाई अ सप्लायर एज अ रिजल्ट ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम। तो बड़ी प्रॉब्लम आए तो उसको डीसर्टिफाई भी किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफिकेशन इंक्लूड कस्टमर सप्लायर पार्टनरशिप। डेफिनेटली जब ये चीज़ें मीट करता है एक सप्लायर तो एक पार्टनरशिप डेवलप होती है। डायरेक्ट शिपमेंट टू स्टॉक, कि फिर इतना क्वालिटी चेक नहीं किया जाता। जब एक इतना लंबे पीरियड्स के लिए आपने उसकी बहुत सारी चीज़ों को चेक कर लिया तो फिर डायरेक्ट आप शिपमेंट लेते हो, फिर आप उसके ऑडिट नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, बहुत सारी उसके ऊपर वो क्वालिटी चेक्स नहीं लगाते, आपकी डायरेक्ट शिपमेंट हो रही है। एंड रिडक्शन ऑफ सप्लायर नंबर्स टू अ मैनेजेबल लेवल। फिर जब आप चंद एक सप्लायर्स को सर्टिफाई कर देते हो फिर आपको बहुत सारे सप्लायर्स को टैप करने की जरूरत नहीं होती कि इन सबको देखें, इन सब की प्रोडक्ट। आप चंद एक सर्टिफाइड सप्लायर्स को लेते हो, उस उनसे ही आप प्रोडक्ट लेते हो, उसको मैनेज करना भी आसान हो। सप्लाई रेटिंग। सप्लाई रेटिंग क्या चीज़ है? आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, उनको आप रेट करते हो, कौन सा पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे नंबर पे, या कुछ क्वालिटीज आप कहते हो कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है। सप्लायर रेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, डिलीवरी एंड अदर एडिड सर्विसेज। तो उसमें ये चीज़ें कंसिडर होंगी कि कस्टमर सप्लायर क्वालिटी कैसी देता है, उसकी डिलीवरी ऑन टाइम होती है या नहीं, या कुछ और चीज़। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रेटिंग सिस्टम आर टू ऑब्टेन एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस। जब आप रेटिंग करते हो, बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करते हुए उसको नंबर देते हो, तो उसका पर्पस क्या है कि आपने सप्लायर की परफॉर्मेंस को चेक करना है। To ensure communication with suppliers in the areas of quality, service, delivery and other desired measures। जब आप एक सप्लायर, बहुत सारे सप्लायर्स को आपने रेट किया है तो आपने उसकी बहुत सारी चीज़ें चेक, फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हो अपने सप्लायर्स के साथ। To provide supplier with a detailed and factual record of problems for corrective action। जब आपने उसका एनालिसिस किया उसको रेट करने के लिए, तो फिर आप उससे उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको बताते हुए ताकि वो उसको रेक्टिफाई कर सके। To enhance the relationship between the customer and the supplier। तो फाइनली यही है कि आपने उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है। रिलेशनशिप डेवलपमेंट कैसे एक्सक्यूज होगा? मी सर। सर सर दूसरा लेक्चर शुरू हो गया हमारा। सर 11:20 पे दूसरा लेक्चर है। बेटा सिर्फ ये 2 स्लाइड्स रहती हैं। आई होप कि आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, बुक से रीड करें इसको, फिर आप पढ़ लीजिएगा। किसी को समझ ठीक है ना आए सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लें। तो ठीक है, आप लेक्चर लें, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।